सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके सामने चंद्रमा के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा, कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रमा हमारे जो नवग्रह हैं ज्योतिष में, जिनको हम ज्योतिष में मुख्य रूप से लेते हैं, उनमें से एक ग्रह चंद्रमा भी है। हालांकि ये बड़ी एक आयरनी है कि हम चंद्रमा को काफ़ी हल्के रूप में लेते हैं ज्योतिष में। हल्के रूप का मतलब है कि हम अक्सर बात करते हैं, आपस में बात करते हैं कि यार शनि की 7.5 चल रही है, कि राहु की दशा चल रही है, या ये व्यक्ति मांगलिक है। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, उनसे ज़्यादा घबराते हैं कि चंद्रमा की 7.5 हो गई, भैया मेरा टाइम कैसे कटेगा, अब तो बहुत बुरा समय आ गया है। या ये मांगलिक है, ये लड़की लड़का मांगलिक है, इसके विवाह में क्या परेशानी होगी, कैसी होगी, आदि आदि। इस तरह से बाकी ग्रहों का भी हम, लेकिन मैंने ये देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि चंद्रमा के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। और अक्सर ज़्यादातर कोई किसी ने कुछ कहा तो उसको उठा के मोती पहना देते हैं चंद्रमा के लिए। मोती पहन लो जी, आप सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो चंद्रमा इतना हल्का ग्रह नहीं है। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है आपकी पत्रिका में और आपके जीवन में। ये आप हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए इसको, ठीक है। तो चंद्रमा जैसे सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है। ये तो खैर एक संज्ञा की बात हो गई। तो वैसे भी चंद्रमा जो है, देखिए, सबसे नज़दीक हमारे कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के हम सबसे नज़दीक चंद्रमा को ही देखते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो मनुष्य की लाइफ में, हमारी लाइफ में करता है, वो चंद्रमा ही करता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका होता है और सबसे तेज़ इफ़ेक्ट होता है। ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। और ये हमारे मन का, देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स जो मुझे ध्यान आए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन से संबंधित जो भी घटनाएं या जो भी चीज़ें हैं वो चंद्रमा के कारण अच्छी या बुरी होंगी, ठीक है। अब चंद्रमा, देखिए, मन के, मैंने इसके पहले लिखा है मैंने मन, उसके आगे मैंने डिप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब, देखिए, हमारा मन जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो आदमी क्या होता है, आपने देखा होगा कि डिप्रेशन हो जाता है उसे, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। आपने समाज में लोग देखे होंगे, हम खुद देख लेते हैं, हमारा कभी मन किसी कारण से ख़राब होता है तो हम लोग बोलते नहीं हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, हमारी इच्छा ही नहीं करती ना खाने की, ना पीने की, ना बातचीत करने की, ना काम करने की। जो काम करते हैं वो ख़राब हो जाता है, जो बातचीत करते हैं वो भी हम गलत बोलते हैं तो हमारे लोग हमको नापसंद करते हैं, हमारी दुश्मनी हो जाती है, या हमसे दूर हो जाते हैं, कहते हैं अरे तो बात ही टेढ़ी करता है ना। तो ये सब हमारा मन के कारण हमको जो है डिप्रेशन के जो भी लक्षण हैं आपने देखे होंगे, सुने होंगे। और चंद्रमा हमारे रक्त का भी कारण है। जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं हमारे शरीर में और हमारे विश्व में, शरीर में और इस विश्व में, हमारे इस पृथ्वी पर, ये कह सकते हैं, ठीक है, ये सारी, इनको रिप्रेजेंट चंद्रमा करते हैं।
मतलब किसी भी तरह का लिक्विड होगा और उससे संबंधित आपका प्रश्न होगा, ठीक है, तो आप उसके लिए अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखेंगे। बाकी को देखेंगे लेकिन मुख्यतः चंद्रमा को देखेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न का जवाब देंगे। इसी प्रकार रक्त से संबंधित जो भी रोग दोष होंगे उनके लिए भी हम चंद्रमा को देखेंगे। तो रक्त का जो वाटरी एलिमेंट है, जो पानी है, जो द्रव्य है, वो चंद्रमा है, और बाकी जो उसमें जो लाल रंग दिखाई देता है ना रक्त में, आरबीसीज हैं या लाल कणिकाएँ हैं जो भी, वो किसके कारण होती हैं? वो मंगल के कारण होती हैं। तो रक्त का जहाँ संबंध आएगा तो आप चंद्रमा को देखेंगे और मंगल को देखेंगे। तो ये मन हो गया, डिप्रेशन हो गया, रक्त हो गया, रानी मैंने बता ही दिया आपको कि रानी की संज्ञा मिली हुई है, और चंद्रमा हमारे माता के भी प्रतीक हैं। मतलब है कि अगर हमारी माँ से संबंधित कोई प्रश्न है, हमारी माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारी माताजी कैसी होंगी, हमारी माताजी से पटेगी कि नहीं पटेगी, हमारी माताजी से झगड़ा तो नहीं होगा, हमारी माताजी से हमको प्यार स्नेह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे प्रश्न जो हैं ये हम चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को तो देखेंगे साथ में, क्योंकि जन्म कुंडली में 4th हाउस, ये देखिए 4th हाउस जो है जन्म कुंडली में, ये माता का, यहाँ से माँ को देखेंगे, माँ, ठीक है ना। तो 4th हाउस के लॉर्ड को तो देखेंगे। मान लीजिए किसी की कुंडली किसी अन्य लग्न की है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी मेष लग्न दिखाया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर यही अगर दूसरे उसका हो जाता है, दूसरा लग्न हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा लग्न लेते हैं, हम कर्क लग्न ले लेते हैं, तो 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम किसको देखेंगे? हम यहाँ पर शुक्र को देखेंगे, ठीक है ना। शुक्र को देखेंगे प्लस किसको देखेंगे? चंद्रमा को देखेंगे। अकेले शुक्र को देख के नहीं देखेंगे आप, गलत हो जाएगा। चंद्रमा को तो देखना ही देखना है, ठीक है ना। 4th हाउस के लॉर्ड को, 4th हाउस लॉर्ड प्लस चंद्रमा, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ध्यान करने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं माता से संबंधित आ गया, और स्त्रीलिंग से, मतलब इसको फेमिनिन है चंद्रमा, तो स्त्री रोग मैंने बता ही दिया कि स्त्री से रोग में, स्त्री रोगों में स्त्री से संबंधित कोई भी रोग होंगे, स्त्री से संबंधित, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा। स्त्री से संबंधित मतलब जो रोग पर्टिकुलरली स्त्रियों को ही होते हैं, जैसे उनके मासिक धर्म से संबंधित, है ना, वो पुरुष को तो नहीं होगा, या और अन्य जो भी उनके संबंधित स्त्री रोग हैं, आप समझते हैं, वो सारे रोगों में हम चंद्रमा को भी अवश्य देखेंगे, ठीक है ना। वह अन्य रोग केवल स्त्रियों के, स्त्री के, तो ये भी आपको मैंने पॉइंट बता दिया। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है घरेलू सुख। तो चूँकि आप जानते ही हैं कि 4th हाउस से हम अपने घर का सुख देखते हैं, यहाँ से वाहन भी देखते हैं, मकान भी देखते हैं, और अपने घर का सुख भी देखते हैं, बाकी बहुत सारी अन्य चीज़ें भी देखते हैं। तो हम घरेलू सुख की जब बात करेंगे तो फिर वही सिद्धांत लागू होगा, 4th हाउस लॉर्ड प्लस चंद्रमा, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक चले जाएंगे, मान लीजिए आप 4th हाउस से हम वाहन भी देखते हैं,
मान लीजिए हम वाहन भी देखते हैं, वाहन के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो उसके वाहन को शुक्र डिनोट करता है, तो हम उसमें शुक्र को भी ले लेंगे। ठीक है, तो हम उसमें शुक्र को भी ले लेंगे। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, मैंने लिखा है इसमें बचपन, बालारिष्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब किसी बच्चा जब पैदा होता है, उसके पैदा होने से 8 वर्ष तक, ठीक है, तो 4 वर्ष तक तो माता, उसके बाद 4 वर्ष तक पिता, इनके कर्मों के द्वारा ही बच्चे का भविष्य तय होता है ना। और बालारिष्ट क्या है? बालारिष्ट आपने सुना होगा ना कि बालारिष्ट दुर्योग लग गया उस पर। तो बालारिष्ट में मैं अभी पहले भी इसमें वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर चलिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब चंद्रमा काफ़ी पीड़ित हो जाते हैं, है ना, चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित होते हैं, बुरी तरह से, है ना। तो बच्चों में होता है ना, इसका नाम ही बाल अरिष्ट है, बालारिष्ट, बालारिष्ट की संभावना रहती है। इसमें क्या होता है बालारिष्ट में कि बच्चे की अल्पायु में ही मृत्यु हो सकती है, या वो बहुत बुरी तरह से रोगी हो सकता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रांग बालारिष्ट योग बना है। जितना चंद्रमा पीड़ित होगा, चंद्रमा पर जितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, मैं पीड़ित वाला बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, तो उससे देखिए आप, चंद्रमा पर चंद्रमा जितना अशुभता से पीड़ित होंगे, जितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, जितने अशुभ ग्रहों के साथ उनकी युति होगी, उतना स्ट्रांग बालारिष्ट योग बनेगा। तो उसके हिसाब से फल तय होगा। उसके बाद धन, चंद्रमा धन के भी कारक होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। अतः धन के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप चंद्रमा की भी पोजीशन को अवश्य देखेंगे, है ना। हालांकि उसके कारक जो है धन के, वो गुरु होते हैं, जो परमानेंट कारक हैं, लेकिन चंद्रमा का भी एक उसमें अहम रोल होता है। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, उच्च और नीच। देखिए लिखा है ना, चंद्रमा जब उच्च होते हैं वो 2 नंबर में, मतलब वृष राशि में होते हैं, और नीच वृश्चिक राशि में होते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं किस लिए यहाँ पर डिस्कस किया है मैंने, ये कि चंद्रमा का, देखिए जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो बल है, चंद्रमा का बल आप कैसे बताएंगे कि आपके चंद्रमा बलवान हैं कि कमज़ोर हैं। ठीक है ना, चंद्रमा का बल। तो सबसे महत्वपूर्ण एक ही पॉइंट याद रखिए चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा पक्ष बली, चंद्रमा पक्ष बली होने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। अब ये पक्ष बली क्या होता है कि उस व्यक्ति का, जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, में हो। तो ऐसा इसमें थोड़ा सा कृष्ण पक्ष का भी, जैसे कृष्ण पक्ष की पंचमी से
पंचमी तक, ठीक है ना, और शुक्ल पक्ष की पंचमी से। चंद्रमा जो हैं आप इनको बलि कह सकते हैं, ठीक है ना। भाई सीधा सा एक फंडा आप ध्यान में रखिए कि चंद्रमा जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे चंद्रमा छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी वो कमज़ोर होते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, ये चंद्रमा कमज़ोर हो गए, ये कमज़ोर हो गए, ये अच्छे हो गए। जितने बड़े रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। तो कृष्ण पक्ष में आप जानते ही हैं कि चंद्रमा छोटे होते रहते हैं, ठीक है ना। तो चंद्रमा भले ही उच्च में बैठे हों, चंद्रमा भले ही उच्च में बैठे हों, अपनी 2 नंबर की राशि में बैठे हों, अच्छे घर में बैठे हों, लेकिन कृष्ण पक्ष के हों तो वो कमज़ोर माने जाएंगे। और शुक्ल पक्ष के हों, उनकी लोकेशन भी ख़राब हो, उनका भाव अच्छा नहीं हो, ठीक है ना, और वो उच्च के भी नहीं हैं, अपनी राशि के भी नहीं हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के हैं, शुक्ल पक्ष में की सप्तमी के हैं, अष्टमी के हैं, है ना, आदि आदि आगे ले लीजिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो चंद्रमा बहुत अच्छे माने जाएंगे। कहने का मतलब है कृष्ण पक्ष के उच्च वाले से और केंद्र में त्रिकोण में बैठने वाले से शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं के चंद्रमा बहुत अच्छे मजबूत माने जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ तक का। अच्छा, अब क्या है कि चंद्रमा राहु, केतु और शनि से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, ठीक है ना। राहु केतु जो हैं इसमें ग्रहण दोष लगाते हैं, और शनि भी जो है चंद्रमा को बहुत पीड़ित करते हैं। तो इन ग्रहों की दृष्टि होने पर या इन ग्रहों के साथ होने पर चंद्रमा काफ़ी पीड़ित होते हैं और काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं। कहने का मतलब है चंद्रमा अशुभ हो जाते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा राहु और केतु के साथ हैं या शनि के साथ हैं तो चंद्रमा शुभ फल देने के बदले अशुभ फल ज़्यादा देते हैं और शुभ फल कम करते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, और ऐसी परिस्थिति में इनके उपाय करने हैं। राहु केतु के उपाय मैंने पहले इसी वीडियो में डाले हुए हैं, आप उससे देखिए कि किसके क्या उपाय हैं, है ना। तो इस स्थिति में अगर चंद्रमा शनि के साथ होते हैं तो विष योग का निर्माण करते हैं, राहु केतु के साथ होते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। तो अगर चंद्रमा राहु, मान लीजिए फॉर एग्जांपल चंद्रमा हम यहाँ ले लेते हैं ना, एक मैं उदाहरण के रूप में चंद्रमा ले लेते हैं और यहीं पर राहु ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पर मैं शनि ले लेता हूँ। तो अब देखिए चंद्रमा का क्या पोजीशन है। चंद्रमा एक तो राहु के साथ ग्रहण योग में आ गए और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ गई। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो गए, ठीक है। और इसमें मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर की राशि भी पड़ी हुई है, उदाहरण के तौर पे नीच के भी हैं, राहु के साथ भी हैं, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो अब आप मान के चलिए कि ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में होगा, और अगर इनका बुध भी ख़राब हो गया और ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए बुध भी कमज़ोर हैं, तो
ये अवश्य ही पागल पन तक जा सकते हैं या पागल हो सकते हैं, हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हो जाएंगे, हो सकते हैं, अगर बाकी ग्रह भी इसी तरह के हों, कमज़ोर हों, अशुभ हों। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा जितने अधिक शुभ होंगे उतना आपकी कुंडली मजबूत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं इसमें बता रहा हूँ, देखिए मैं जो ये रेड लाइन से इसको वो कर रहा हूँ कि जितने प्रकार के भी राजयोग आपकी कुंडली में बनते हैं या दिखाई दे रहे हैं, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो ये मान के चलिए ये राजयोग आपको कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। और अगर साथ में सूर्य भी खराब हो गए, खराब का मतलब सूर्य भी अशुभ फल दे रहे हैं, पीड़ित हैं, और चंद्रमा भी पीड़ित हैं, ठीक है, सूर्य भी पीड़ित हैं, चंद्रमा भी पीड़ित हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग होंगे ये सब बेकार हो गए। अब आप बैठे हुए हैं कि साहब इतने अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं मेरे, उसमें धन योग बना है और विभिन्न प्रकार के योग बने हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आ रहा, या मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या मेरी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, या मेरी नौकरी बहुत मुश्किल से चल रही है, बहुत परेशानियां आ रही हैं, या मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा है, मेरे को कोई स्वास्थ्य लाभ होता ही नहीं है, या मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, या उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, उनकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, या मेरी उनसे बनती नहीं है। जो भी हमारी दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, ये मान के चलिए उसमें आपको दिखेगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति हमारी कुंडली में बहुत ख़राब है, तो राजयोग अपना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाता। और सूर्य और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप मान के चलिए कि राजयोग भले ही हो ना हो आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता था कि चंद्रमा जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनका शुभ होना, इनका बलवान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और अगर बलवान नहीं हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार से पीड़ित हैं, तो आपको इनका उपाय अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपना कमेंट अवश्य लिखिएगा, कोई इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और साथ में फिर अगले एपिसोड में मैं कोई नई जानकारी लेकर आपके सामने इकट्ठा होऊंगा। तो चंद्रमा के बारे में आप थोड़ा और स्टडी, आप लोग भी स्टडी कीजिएगा, है ना, पुस्तकों से देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें कभी मेरे को ध्यान में नहीं आता है, कभी याद नहीं रहती हैं। तो मैं तो आपको एक इंडिकेशन दे सकता हूँ, एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। बाकी आप टेक्स्ट बुक जो है, अच्छी टेक्स्ट बुक जो हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखित हैं, वो अच्छे पब्लिकेशंस में मिलती हैं। चौखंबा प्रकाशन वाराणसी का बहुत अच्छा है, उसमें ज्योतिष की सारी अच्छी किताबें आती हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और भी कई हैं इस तरह की, तो उनसे अवश्य पढ़िए अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।